स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर जारी किया है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए और पहले सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन लिखा गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। एक आपकी AP लिखी हुई है, ये आपकी AP लिखी हुई है। इस AP का हमको A25 माइनस A15 टर्म बताना है। ठीक है, A25 माइनस A15। अब देखिए A25, पहले तो ये आपको गिवन AP है, ये AP आपको गिवन AP याद रखिएगा। इसमें आपको स्टेप मार्किंग गिवन है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हाफ नंबर ऐसे करके गिवन है। ठीक है, तो पहले आपको गिवन एपी क्या है, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब इसके अगर कोई भी एपी आपको गिवन है तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक तो फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट होता है और एक होता है उसका कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, आपका फर्स्ट टर्म ए जिसको बोलते हैं, ये है आपका 6, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो कि आपका डी होता है, और वो होता है आपका A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 6 है, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 6, जो कि कितना आ जाएगा 3। अब जो आपको निकालना है A25 माइनस A15, उसको आप ले लेंगे। देखिए नाउ आपको निकालना है A25 माइनस A15। अब देखिए आपको पता होगा कि an क्या होता है, AP का an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड जगह यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, a प्लस 2d है। मान लीजिए हमको निकालना है 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा, 10 माइनस 1 9 होगा, मतलब a प्लस 9d। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है a 71th टर्म, तो क्या होगा a प्लस 70d, मतलब कि जितना पूछेगा उसमें एक नंबर कर्म करके d लिखेंगे। इसका मतलब A25 टर्म आपका क्या होगा, ये होगा a प्लस 24d, और इसमें से माइनस करना है a प्लस 14d। 15 टर्म क्या होगा, a प्लस 14d। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, a प्लस 24d माइनस a माइनस 14d, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 24d माइनस 14d कितना हो गया 10d, और d की वैल्यू आपके पास कितना है 3, तो यहाँ से A25 माइनस A15 कितना हो जाएगा 10 इंटू 3, मतलब कि 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब A25 माइनस A15 टर्म आपका कितना हो जाएगा 30। तो A25 माइनस A15 टर्म आपका क्या हो गया 30, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसी पहले वाले क्वेश्चन में भी एक और करके क्वेश्चन गिवन है, पहले आप देख लीजिए, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए इसका सेकेंड टर्म है, सेकेंड पार्ट है, इफ 7 टाइम्स, ध्यान देखिए, इफ 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ द AP, कोई AP है जिसके 7th टर्म का 7 टाइम्स इक्वल है आपका, इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। कोई AP एक गिवन है जिस AP का 7th टर्म का 7 टाइम्स और 5th टर्म का 5 टाइम्स आपका इक्वल है, तो उस AP के आपको 12th टर्म बताना है। ठीक है, तो हमको AP यहाँ पे पता नहीं है, तो AP नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज A एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट टर्म आपका A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है कि 7th टर्म का 7 टाइम्स इक्वल है आपके 5th टर्म का 5 टाइम्स, मतलब 7 टर्म का आपका A7 होता है, उसका 7 टाइम्स इक्वल है 5th टर्म के 5 टाइम्स के। ठीक है, तो 7th टर्म क्या होगा आपका A प्लस 6D होगा, और 5th टर्म क्या होगा A प्लस 4D होगा। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7A प्लस 42D, और ये आपका कितना हो जाएगा 5A प्लस 5 4 या 20D। अब 7A इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7A प्लस 42D माइनस 5A माइनस 20D इक्वल टू 0। देखिए 7A में से 5A माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 2A, प्लस 42D में से 20D माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22D इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा A प्लस 11D, A प्लस 11D इक्वल टू 0, मतलब कि A प्लस 11D आपका कितना हो जाएगा 0, और इक्वेशन बनवा लीजिए। अब आपसे क्या पूछा है कि इसका 12th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो हमको 12th टर्म बताना है इसका, तो इसका 12th टर्म कितना हो गया, देखिए 12th टर्म मतलब कि A12 क्या होगा आपका। ठीक है, तो A12 देखिए कैसे निकाल लेंगे, A12 आपका हो जाएगा A प्लस 11D, और A प्लस 11D की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो फ्रॉम 1 A12th टर्म आपका कितना हो जाएगा 0, तो इसका 12th टर्म कितना हो जाएगा आपका 0, तो ये आपका आंसर है। तो देखिए ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है या फिर CBSE ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। यहाँ पे mx 5x माइनस 6 प्लस 9 होगा, जो कि सैंपल पेपर में नहीं है, प्लस 9 नहीं है, लेकिन जो CBSE ने अपना सोल्यूशन दिया है उसमें प्लस 9 है, इसलिए यहाँ पे प्लस 9 होगा, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब लिखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये गिवन है, हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो m की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, तो देखिए पहले आपको गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहां से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो mx का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5mx², फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे। देखिए कंपेयरिंग विथ कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी 5m, b की वैल्यू आपकी माइनस 6m आ जाएगी, और c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 2 इक्वल रूट्स हैं तो इसके m की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा कि आप d पढ़े होंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। वहाँ पे 3 कंडीशन होता है कि जब रूट्स रियल हो, रूट्स इमेजिनरी हो और रूट्स इक्वल हो। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग रूट्स हो तो d पे डिपेंड करता है। तो फॉर देखिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए आपका क्या होता है कि d की वैल्यू 0 होती है। d क्या होता है आपका, d की वैल्यू होती है b² माइनस
4ac ये आपका 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको 0 करना है। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, b की वैल्यू है -6m, तो ये आपका हो जाएगा -6m का स्क्वायर। फिर क्या होगा प्लस माइनस 4a, a की वैल्यू आपकी 5m है, और c की वैल्यू आपकी 9 है, और ये आपका कितना हो जाएगा 0। अब देखिए जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 36m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 4 जा 36, और 5m को ऐसे ही रखिए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 36 और 36 कॉमन है आपका, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, m यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। यहां से हम m कॉमन ले लिए तो क्या देखिए क्या बचेगा m माइनस 5। अब देखिए ये दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर ये दोनों 0 हो, मतलब आइदर m इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ से एक m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहां से हमारे पास m की दो वैल्यू आई है, एक m इक्वल टू 0 आया है और एक m इक्वल टू 5 आया है। अब हम चेक करेंगे कि m की वैल्यू कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए अगर m की वैल्यू 0 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो m की वैल्यू यहाँ से m बराबर 0 रिजेक्ट करेंगे, लिखेंगे फॉर m इक्वल टू 0 द गिवन इक्वेशन will not quadratic, so m इक्वल टू 0 रिजेक्टेड। ठीक है, m इक्वल टू 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब ये आपका रूट्स नहीं होगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, सो m की केवल आपकी वैल्यू क्या होगी 5। तो ये आपका आंसर याद रखिएगा, m की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, m की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी 5, ये नहीं होगा, इसका मतलब m बराबर 5 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट, हमने मार्क कर रखा है इसको, टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल COR। COR का मतलब जिसका सेंटर, एक C मतलब होता है सर्कल, OR का मतलब सेंटर O है, रेडियस R है। इफ OP इक्वल टू 2R आपको गिवन है, देन और OA आपको R गिवन है, OA आपको R गिवन है, फाइंड एंगल APB, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल APB। तो कह रहा है कि अब पहले आप एंगल APB बताइए, ये APB ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला, और फिर बताना है आपको कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल APB। APB, एक सेकेंड फिर से गलत हो गया यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल COR। COR का मतलब होता है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इफ OP इक्वल टू 2R, OP आपको गिवन है 2R, देन फाइंड द एंगल APB, आपको APB ये एंगल बताना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB, तो बताना है कि APB किस टाइप का ट्रायंगल है। तो देखिए आपको पता होगा कि किसी भी
एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट्स पे सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है, मतलब सर्कल पे जो टेंजेंट खींचते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब पी ए आपका इक्वल होता है पी बी के, ये तो आपको पता है। और आपको ए पी बी पता, आपको ये भी पता होगा कि ये जो लाइन ओ पी होती है ये एंगल ए पी बी का एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब कि ए पी बी जो होगा वो ए पी ओ या बी पी ओ का दुगना होगा, मतलब कि ट्वाइस होगा। तो अगर हम एंगल ए पी ओ को अगर हम थीटा मान लें, आपको ये भी पता होगा कि अगर सर्कल के सेंटर से उसके टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आपका एंगल 90 डिग्री वाला होगा, ये वाला, मतलब कि जो एंगल पी ए ओ होगा वो आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए सॉल्यूशन करेंगे, पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट कि जो एंगल ए पी ओ है, जो एंगल ए पी ओ है वो आपका थीटा, ए पी ओ हमने थीटा मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो एंगल पी ए ओ है, कि जो एंगल देखेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ में बात करेंगे। पी ए ओ में क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, तो जो एंगल जो ट्रायंगल पी ए ओ है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर और ये क्या होगा आपका बेस होगा। तो अगर हमने यहाँ थीटा माना है तो अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, देखिए ये अगर 90 डिग्री ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका क्या होगा हाइपोटेनस, ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपका क्या होता है साइन थीटा। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर ए ओ और हाइपोटेनस पी ओ, मतलब कि ओ पी। तो ए ओ आपको कितना है आर और पी ओ पी कितना है आपका 2r, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा आपका 1/2। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए एंगल थीटा हमने किसको माना है ए पी ओ, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ए पी ओ है वो आपका थीटा। अब आपको पता होगा कि जो एंगल ए पी ओ होता है वो ए पी बी ओ पी जो होता है ए पी बी का एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब कि जो एंगल ए पी बी होगा वो आपका ट्वाइस होगा एंगल ए पी ओ का। तो एंगल ए पी बी आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए पी ओ हमारा थीटा था और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ए पी बी आपका कितना हो गया 60 डिग्री। तो पहला आंसर तो आपका आ गया कि जो एंगल ए पी बी होगा वो कितना होगा, तो एंगल ए पी बी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमको बताना है कि ए पी बी कौन सा ट्रायंगल होगा, मतलब किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो देख लीजिए फ्री रेंज कर, तो देखिए अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा पी ए और पी बी इक्वल होगा। पी ए और पी बी क्यों इक्वल होगा, लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी, क्यों, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे वो आपका क्या होता है इक्वल होता है। लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपका इक्वल होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर
किसी भी ट्रायंगल में, देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में, जैसे इसको हम P माने हैं, इसको A माने हैं और इसको B माने हैं, अगर ये वाली लाइन PA, अगर PA ये अगर आपके PB के इक्वल है तो PA के सामने जो एंगल होगा, ये जो एंगल PBA होगा, जो एंगल PBA होगा, और इसके सामने जो एंगल होगा, जो एंगल PAB होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि PA के सामने जो एंगल है, PA के सामने जो एंगल है PBA, एंगल PBA ये आपका इक्वल होगा किसके, एंगल PAB के। ठीक है, और इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट कि जो एंगल PBA है वो आपका इक्वल है एंगल PAB के, और वो आपका मान लीजिए x है, हमने कह दिया कि ये x है। तो अब देखेंगे कि जो एंगल APB होगा प्लस एंगल PBA होगा प्लस एंगल PAB होगा, वो आपका कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो APB हमको पता है कितना है 60 डिग्री, और PBA x माने हैं और ये भी कितना माने हैं x, तो ये आपका कितना हो गया 180। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 180 माइनस 60, तो 2x आपका कितना हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 120 अपॉन में 2, मतलब कि ये भी आपका कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता चल गया, हमको ये पता चल गया x की वैल्यू 60 डिग्री है, हमारा x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। x क्या है भाई, हमारा x है PBA, एंगल PBA, और ये है एंगल PAB, ये कितना है 60 डिग्री। और आपको पता है कि जो एंगल APB अभी हमने निकाला था वो भी कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब कि जो एंगल PBA है वो इक्वल है एंगल PAB के, और वो इक्वल है एंगल APB के, और ये कितना है 60 डिग्री। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 60 डिग्री है तो वो ट्रायंगल किस टाइप का होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लिख देंगे हेंस ट्रायंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आपका आंसर है, मतलब कि जो एंगल APB है वो आपका 60 डिग्री है, और जो ट्रायंगल APB है वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक आपको राइट सर्कुलर कोन दिया है, ठीक है, इज 12,322 सेमी स्क्वायर। याद रखिए आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेमी, इसके बेस का जो रेडियस है वो 56 सेमी है, तो इसकी हाइट बतानी है। हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट बतानी है। देखिए राइट सर्कुलर कोन किस प्रकार का होता है, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन किस लिए कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है कि ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। जैसे ये A है, ये B है, ये O है और ये C है, और यही आपको बेस रेडियस R की वैल्यू 56 सेमी गिवन है। तो पूछ रहा है कि इसकी हाइट H क्या होगी। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो AC होता है वो स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, आपको दिया है CSA ऑफ कोन आपको गिवन है, कितना है 12,322 सेमी स्क्वायर। अब CSA ऑफ कोन क्या होता है आपका पाई RL, जो कि आपको गिवन है 12,322 सेमी स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, देखिए यहां से हमको क्या निकालना है, R गिवन है, पाई गिवन है, L नहीं गिवन है, तो हम L निकालेंगे। तो L क्या हो जाएगा आपका 12,322 सेमी स्क्वायर अपॉन में पाई इंटू R। अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम 12,322 सेमी स्क्वायर
अपॉन में पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू है 56 सेमी। तो देखिए सेमी से एक सेमी कट जाएगा और 7 8 जा आपका कितना हो जाएगा 56। और आप इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 11 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। देखिए 11 2 जा 22, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 11 1 जा 11, कितना बचा 1 और 3 13 हो गया। फिर 11 1 जा 11, कितना बचा 2 और 2 22, 11 2 जा 22 और ये 0। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 और 2 कितना बचा 12, 2 6 जा 12 और 0। फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। मतलब L की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 70 सेमी। L की वैल्यू 70 सेमी हो गया। अब आपको पता है कोण में आपका क्या होता है कि L बराबर होता है यहाँ से h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू हमने निकाला है 70 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू आपको गिवन है 56 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं कि हम ये नहीं करेंगे कि 70 का स्क्वायर करेंगे फिर 56 का स्क्वायर करेंगे फिर उसको माइनस करके यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव है और बड़े नंबर हैं तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे 70 प्लस 56 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 70 माइनस 56। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना होता है। इसको कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और इसमें से माइनस करिए। देखिए 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 5 गया 1 14। अब 126 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर। देखिए उधर का हम इरेज करते हैं। 126 को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 7। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ से हम 126 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से पेयर बन रहा है। देखिए इस 2 और इस 2 का पेयर बनेगा, इस 3 का पेयर बनेगा और ये 7 का पेयर बनेगा। मतलब कि h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 7। मतलब हाइट कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 7 जा 42 सेमी। तो आपसे यही हाइट पूछा था, तो हाइट कितना आ गया इसका, तो हाइट आपका आ गया 42 सेमी, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा सा उसमें डाटा ज़्यादा लिखा है, हमारा पूरा बोर्ड भर जाएगा इसलिए हमने लिखा नहीं है। हमने यहाँ पे टेबल बनाया है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे मिलाइए। लिखा है मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। मिस्टर गर्ग ने एक टेबल गिवन है, वो एक स्टूडेंट से उसके मार्क्स ऑब्टेन को देख रहे हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट जो है वो कितना मार्क्स ऑब्टेन किया वो देख रहे हैं। सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। उन्होंने कैलकुलेट किया कि टोटल मॉडल क्लास का मतलब कि मोड, ठीक है, इस क्लास का जो मोड है उन्होंने 45 कैलकुलेट किया है। वाइल प्रिंटिंग द डाटा ए ब्लैंक वाज लेफ्ट। जब एक डाटा को प्रिंट किया जाता है तो एक ब्लैंक लेफ्ट किया जाता है। मतलब 40 और 60 क्लास का फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, इस टेबल में बताना है कि इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, जबकि इसका मोड गिवन है 45। ठीक है, मोड आपको गिवन है 45 है, तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी
ऑफ द क्लास 40 to 60 इज f। ठीक है, हमने इसको f मान लिया है, इसको हमने f मान लिया है। ठीक, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। देखिए मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया है। मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम। अब देखिए हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता नहीं है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ f है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसका जो मोड है, इसका जो मोड है वो 45 है। ठीक है, अब मोड 45 किस में आएगा, 20 से 42 में तो आएगा नहीं, 40 से 60 में आएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो मॉडल क्लास होगा वो 40 से 60 आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मोड है वो 45 है और 45 आपका 40 से 60 में आएगा। तो इस जो टेबल गिवन है इसका जो मॉडल क्लास है, ठीक है, जो मॉडल क्लास है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा 40 से 60। अब ये मॉडल क्लास हमको पता चल जाता है तो मोड क्या होता है, मोड आपका होता है, मोड आपको पता होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मॉडल क्लास हो, ये आपका मोड का फार्मूला है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, अगर हम L निकालें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 40, तो ये आपका 40 हो जाएगा। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, हमने मॉडल क्लास इसको माना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है f, तो यही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये आपकी F0 है। F0 कितना है आपका 10। F2 क्या होता है आपका, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास आपका ये है, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है ये, तो ये F2 आपका 6 हो जाएगा। H क्या होता है, H होता है क्लास विड्थ, मतलब कि विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। 40 से 60 कितने का गैप है, 20 का, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। और आपको मोड गिवन है 45। अब ये डाटा यहाँ पे रख देंगे तो ये 45 हो गया, L की वैल्यू आपकी 40 है, प्लस F1, F1 है आपका F माइनस F0 है आपका 10 अपॉन F1 2F1 मतलब कि 2F माइनस F0 आपका 10 है माइनस F2 कितना है 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इनटू H की वैल्यू क्या है 20। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 45 माइनस 40 इधर कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा F माइनस 10 अपॉन में 2F माइनस 16 इंटू 20। अब देखिए 45 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 40 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। F माइनस 10 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो F माइनस 8 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। तो 2 10 जा 20 हो गया आपका। तो देखिए इधर का हम इरेज करते हैं या इधर देख लीजिए, आपका 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा F माइनस 10 अपॉन F माइनस 8 इंटू 10। अब इस 10 को मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में ला दीजिए। 5 अपॉन 10 इक्वल टू F माइनस 10 अपॉन में F माइनस 8। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F माइनस 8 आपका हो जाएगा 2F माइनस 10। तो ये आपका देखिए कितना हो गया F माइनस 8 इक्वल टू 2F माइनस 20। 20 को इधर लाएंगे और F को उधर, तो माइनस 8 प्लस 20 इक्वल टू 2F माइनस F। तो F की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20 में से हट गया 12,
तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी वो कितनी आ गई 12। मतलब कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है, जो f की वैल्यू हमने माना था कि लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज f, और इस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ रितु वेयर यंगर बाई 5 ईयर्स। क्या लिखा है? इफ मतलब इफ रितु वेयर यंगर बाई 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली, मतलब कि जितना वो अभी है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, जो स्क्वायर होता है उसके एज का, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। लिखा है इफ रितु वेयर यंगर बाई 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली, अभी रितु की एज जितनी है उससे अगर 5 साल यंगर होती, मतलब 5 साल छोटी, यंगर का मतलब होता है छोटा, रितु का प्रेजेंट एज जितना है, अगर रितु 5 साल छोटी होती, अभी की उम्र की अगर 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उस समय उसके एज का जो स्क्वायर होता वो क्या होता 11 मोर देन 5 टाइम्स, मतलब कि हर उसके एज का 5 साल पहले जो एज है उसके 5 टाइम्स का 11 ज्यादा होता। ठीक है, तो हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज द हर प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज क्या है, और सेकंड क्वेश्चन भी इसमें आर करके लिखा है, वो भी हमने लिखा है। तो पहले पहला लगाते हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज x ईयर्स। हमने मान लिया कि रितु का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अब कह रहा है कि 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली, मतलब कि अगर 5 साल छोटी होती, मतलब कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब कि रितु's एज बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स लिखेंगे, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5 ईयर। ठीक है, x माइनस 5 ईयर, मतलब कि प्रेजेंट एज से अगर 5 साल छोटी होती। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर रितु 5 साल छोटी होती तो जो उसके एज का स्क्वायर होता, ये आपका 5 साल पहले का एज है, x माइनस 5 का स्क्वायर जो होता वो क्या होता 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसका जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स, मतलब 5x प्लस 11 ज्यादा होता। ठीक है, मतलब कि 5 साल पहले जो एज है उसका स्क्वायर अभी जो एज है उसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होता। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 10x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 5x प्लस 11। तो देखिए ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इसको इधर ला देंगे, माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15x, और 25 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाला इरेज करते हैं, या फिर इधर देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 को हमको ऐसे दो फैक्टर करना है कि ऐड करने पे माइनस 15 आ जाए, और देखिए 25 में से 11 माइनस करेंगे तो प्लस 14 आएगा, यहाँ मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब प्लस 14 को हमको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे माइनस 15 आए और मल्टीप्लाई करने से प्लस 14। तो आप क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स ले सकते हैं, और प्लस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और माइनस 14 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस 1 कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, x माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ रहा है। देखिए
तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी और x की वैल्यू 1। अब यहाँ पे x की आपकी दो वैल्यू आई है और दोनों ही पॉजिटिव है, x बराबर 14 और x बराबर 1। अब देखिए रितु की एज 5 इयर्स पहले कितना था, x माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं था। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4। और किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी आदमी का जो एज होगा वो निगेटिव नहीं होगा। मतलब 5 साल पहले रितु की जो एज है वो निगेटिव हो जा रही है, तो इसलिए x की वैल्यू 1 नहीं होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 14। लिखेंगे सिंस x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 the age of Ritu before 5 years will be negative, so hence x इक्वल टू 1 रिजेक्टेड। इसको नहीं ले लेंगे, x इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो रितु का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रितु कितना है, इज 14 ईयर। ये आपका आंसर है कि रितु का प्रेजेंट एज कितना है 14। अब हम इसके सेकेंड पार्ट और वाले पार्ट को भी देखेंगे, ठीक है। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है कि सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करना है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है आपका, यह है आपका 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें आपको केवल बोला है कि सॉल्व फॉर x, वो नहीं कह रहा है कि इसको आप वो ये नहीं कह रहा है कि आप इसको फैक्टराइज करके कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कीजिए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल वाले क्वेश्चन में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप वहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ब्रेक तो कर लेंगे लेकिन आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। देखिए कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी -6p हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी p स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -6p और c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगी। अब बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्या यार बात, तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये हम अप्लाई करेंगे, इधर का इरेज करते हैं। देखिए तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा x बराबर
माइनस बी, माइनस आपका कितना है -6p, तो -6p प्लस माइनस अंडर रूट में स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर मतलब -6p का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है आपकी p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a की जगह आपका कितना है 9। तो देखिए ये x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6p प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आपका हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और अपॉन में आपका हो जाएगा 80। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6p प्लस माइनस, यहाँ पे इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर, माइनस में माइनस प्लस करेंगे 36k स्क्वायर और अपॉन में 18। देखिए 36p स्क्वायर के 36p स्क्वायर कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 6p प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 36k स्क्वायर अपॉन में 80, ठीक है। फिर इधर का हम लोग इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी है 6p प्लस माइनस, अब 36 की स्क्वायर के स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो जाएगा 6q अपॉन में 80। तो 6 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो आपका हो जाएगा p प्लस माइनस q अपॉन में 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी प्लस p प्लस माइनस q अपॉन में 3, मतलब कि x की आपकी दो वैल्यू हो गई, एक p प्लस q अपॉन 3 और एक हो गया p माइनस q अपॉन में 3। ये आपका आंसर है x की वैल्यू, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।